हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबके। मुझे लगता है आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, सब लोग रजाई में पड़े होंगे, है ना। और सर्दियों का मजा ले रहे होंगे चाय की चुस्की के साथ, है ना। कोई कॉफी पी रहा होगा, है ना। सब लोग अपने अपने टेस्ट यहाँ पर मजे के साथ एंजॉय कर रहे होंगे, मैं ऐसा सोचता हूँ। लेकिन सर की वीडियो देखने के बाद आप लोग टेंशन में आ गए होंगे, ये सोच रहे होंगे अरे यार ये फिर से आ गए, है ना। इनको कोई काम धाम नहीं है क्या, जबरदस्ती हमारे 90+ लाने में लगे हुए हैं क्या। इनको पड़ी हुई है, समझ नहीं आ रही है, क्यों हमारे लिए इतना कर रहे हैं, क्या जरूरत है। लेकिन नहीं, मुझे तो लगता है कि आपको करना चाहिए, है ना। क्योंकि आपके पेरेंट्स भी ऐसा सोचते हैं कि हमारा बच्चा, हम उन पर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो वो भी हमें एक अच्छा रिजल्ट बना के दें, है ना। और साथ ही साथ नॉलेज भी गेन करें। सिर्फ रिजल्ट ही नहीं बनाना है, रिजल्ट में सिर्फ आपको अपने नंबर ही नहीं दिखाने हैं, अपनी नॉलेज भी साथ के साथ गेन करते रहना है। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि रिजल्ट तो कुछ टाइम के बाद आपके अलमारी में रखे रह जाएंगे। लेकिन जब आप कहीं बाहर जाओगे, है ना, जब आप मार्केट में निकलोगे, है ना, जब आप कॉलेज में जाओगे या कहीं भी अदर जगह जाओगे, वहां आपकी नॉलेज चेक होगी, आपके मार्क्स चेक नहीं होंगे, है ना। तो सारी चीजें नॉलेज पर डिपेंड है, तो जरूरी है नॉलेज लेना। ठीक है, नॉलेज के लिए पढ़ोगे तो मार्क्स अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, मार्क्स के लिए पढ़ोगे तो नॉलेज नहीं ले पाओगे। ठीक है, फिर रट्टू तोता बन के रह जाओगे। इसलिए जरूरी है नॉलेज गेन करो। ठीक है, चलिए इस वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ में। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे से इसको समझाने वाला हूं, आपके दिमाग में बिल्कुल फिट कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, जस्टिफाई मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, है ना। कि जो पैसा है वो किस तरीके से एक्सचेंज का माध्यम है ना, चीजों के आदान प्रदान का माध्यम है। इसको आप डिस्क्राइब करिए, इसको जस्टिफाई करिए। तो मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से आपके लिए कुछ पॉइंट यहाँ पर लिख लिए हैं, उनको आपको समझाऊंगा। ठीक है भाई, आप मेरे साथ कोऑपरेट करें। ठीक है, और अपने दिमाग पर साथ के साथ जोर डालते जाएं, क्योंकि आजकल कोई बच्चा जोर तो डालना नहीं चाहता, अपने दिमाग को कष्ट तो देना नहीं चाहता। कष्ट नहीं दोगे तो कैसे बड़े इंसान बनोगे, है ना। कष्ट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो पापी पेट है ना, इसके लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है जीवन में। ठीक है, इसके लिए ही सारी दुनिया लगी हुई है इधर से उधर। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या लिया है मैंने, अलाउज पीपल एंड बिजनेस टू ऑब्टेन व्हाट दे नीड टू लिव एंड थ्राइव। जो पैसा है, जो मनी है, वो क्या करता है, लोगों को इस चीज के लिए अलाउ करता है कि वो अपने जीवन में जो चाहते हैं, है ना, जो लोगों की अलग अलग इच्छाएं होती हैं, उसको वो पा सकें। ठीक है, बिजनेसेस क्या कर सकें, थ्राइव कर सकें। थ्राइव का मतलब होता है फ्लोरिश, फ्लोरिश मतलब बढ़ना, टू ग्रो, टू ग्रो, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो बिजनेसेस क्या चाहेंगे, पैसा खर्च करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे वो क्या करना चाहेंगे, ग्रो करना चाहेंगे। तो बिजनेस की किस तरह हेल्प करेगा, ग्रो करने में हेल्प करेगा। लोगों की किस तरह करेगा, लोग अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अच्छा कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से या अपनी लाइफ को अच्छे से बिता सकते हैं पैसे की मदद से। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, मनी एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज गवर्नमेंट ऑथराइज इट। ठीक है, जो पैसा है उसे हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज मानते हैं, क्योंकि हमारी जो सरकार है या किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो उसको ऑथराइज करती है, करेंसी को ऑथराइज करती है ना। जैसे यूएसए का डॉलर है, अपना रुपया है, तो अदर हर कंट्री का कुछ ना कुछ करेंसी होता है, तो वो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज होता है, तो उसको आप कहीं भी वर्ल्ड वाइड यूज कर सकते हो। ठीक है, तो दो खास पॉइंट ये आपके सामने निकल के आते हैं। अब और खास बात क्या है, करेंसी की जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, वो नॉलेज के पर्पज से जानना बहुत जरूरी है। पहला, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे, मतलब जो मनी है वो काफी एफिशिएंट है, कैसे, एलिमिनेट कोइंसिडेंस ऑफ वांट। जो पैसा होता है, जो नोट्स होते हैं, जो कॉइन्स होते हैं, जो आज की डेट में हम यूज करते हैं ना, वो क्या करता है, एलिमिनेट करता है कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को। कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या होता है, मैंने पढ़ाया था, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, है ना। आपको ये पता होना चाहिए कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स क्या होता है। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स वो होता है, जैसे मान लीजिए पुराने समय में क्या होता है, बहुत पुराने समय में जब ये कॉइन्स वगैरह ये सब चीजें नहीं थी, मतलब मनी नहीं था एक तरीके से, तो लोग क्या करते थे, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है ना, और मुझे एक बोर्ड की जरूरत है ना। मेरे पास मार्कर है लेकिन मुझे बोर्ड की जरूरत है, तो मुझे क्या करना रहता होगा उस समय पर, कि मैं ऐसा पर्सन कोई ढूंढूं जिसके पास क्या हो,
व्हाइट बोर्ड हो, और मुझे किसकी जरूरत थी, व्हाइट बोर्ड की, और वो इंसान भी ऐसे पर्सन को ढूंढता था जिसके पास मार्कर हो, और मेरे पास क्या है, मार्कर। तो जब मेरी नीड सामने वाले के पास है और सामने वाले की नीड मेरे पास है, यानी मेरी जरूरत का सामान उसके पास है और उसकी जरूरत का सामान मेरे पास है, जब ऐसे दो लोग आपस में मिल जाते थे तभी उनकी जो जरूरत थी वो पूरी हो पाती थी। ठीक है भाई, तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, तो इसको एलिमिनेट कर देता है कौन, मनी। इसमें अब क्या है, मनी के होते हुए क्या है, आपको कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की जरूरत नहीं, मतलब ऐसे इंसान की ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो पहला तो एफिशिएंसी हो गया। दूसरा डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी कैसे रोल प्ले करती है, इजिली डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट। जो पैसा है, जो मनी है, उसको हम बड़े आसानी से स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बिल्स वगैरह हो गए, उसमें बड़े आसानी से सब कुछ हो जाता है, हैंडल हो जाता है। ठीक है, बट इट इज नॉट पॉसिबल इन कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। लेकिन ये कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स में पॉसिबल नहीं था। कैसे, लाइक काउ विच इज हार्ड टू डिवाइड फॉर अ लोफ ऑफ ब्रेड। जैसे कोई सेंस नहीं बनता है ना, इसका कोई मेजरमेंट नहीं बनता है, तो वहां पर कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड में हमें कोई मेजरमेंट नहीं देखने को मिलता था। ठीक है, चीजों का। ठीक है, तो किसी के पास कोई ज्यादा सामान होता था, उसके कंपैरिजन में उसको कम सामान लेना पड़ता था, क्योंकि मेजरमेंट ही नहीं है, बस जरूरत है तो जरूरत के अनुसार हम एक दूसरे से चीजें एक्सचेंज कर लेते थे। तीसरा पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी क्या है, इजी टू कैरी, नीड नॉट टू कैरी सैक ऑफ पोटैटोज फॉर ट्रांजैक्शन। ठीक है, करोड़ों रुपए, लाखों रुपए हम अपने फोन के थ्रू, जैसे अपने पास फोन होता है तो फोन में आपका बैंक में काफी सारा पैसा जमा है, तो वो आप फोन तो कहीं भी लेके जा रहे हो, वहीं से सीधा ट्रांजैक्शन कर दोगे। ठीक है, लेकिन ऐसा कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स में नहीं होता था। वहां पर आलू की बोरी लेके जानी पड़ी ट्रांजैक्शन करने के लिए, तो क्या वो पोर्टेबल होगा, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो कौन बार बार उठा के लेके जाएगा आलू की बोरी ट्रांजेक्शन करने के लिए, कि भैया लो मैं तो आलू की बोरी लाया हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप हेयर कट करवाने गए, और मान लीजिए कॉइन उस समय पर नहीं चल रहे हैं या मनी नहीं चल रहा है, तो आप लेके गए, मैं भैया आलू की बोरी लेके आया हूँ, ठीक है, पैसे के बदले में, तो ये सही रहेगा? मुझे तो नहीं लगता, बड़ा मजाक सा हो जाएगा। ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी में क्या है, मेड फ्रॉम पेपर मेटल्स लास्ट लॉन्ग अनलाइक गुड्स। ठीक है, तो जो पैसा होता है, जो मनी होता है, वो पेपर करेंसी और मेटल की फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। दो तरीके की करेंसी हमें देखने को मिलती है कॉमनली। ठीक है, जैसे कि आप देखें कि बहुत टाइम पुराने सिक्के भी आज के समय में आपको देखने को मिल जाएंगे, तो लॉन्ग लास्टिंग होता है। ठीक है भाई, लेकिन कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की बात करें, यानी पुराने समय की बात करें, तो वहां पर गुड्स का आदान प्रदान किया जाता था। तो गुड्स तो क्या है, अब जैसे मान लो आलू है, तो आलू तो कुछ समय के बाद खराब हो जाएगा ना, लेकिन पैसा नहीं खराब होगा। ठीक है। फंजिबिलिटी। फंजिबिलिटी का मीनिंग क्या है, ऑल यूनिट्स ऑफ सेम करेंसी आर आइडेंटिकल और इंटरचेंजेबल। जैसे मान लीजिए आपने 10 रुपए दिए, ठीक है, तो जो 10 रुपए का नोट आपके पास है और सामने वाले के पास है, तो उनकी सेम वैल्यू रहेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो आपके पास 10 का नोट है उसकी वैल्यू अलग है और दूसरे वाले के पास जो 10 का नोट है वो उसकी वैल्यू अलग है, ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कुछ रेस्टोरेंट में गए कहीं पर, ठीक है, और आपने खाना खाया, तो जो चीज आपने 10 मिनट पहले मान ले खा के बिल कटवा दिया, और आप फिर से 10 मिनट बाद आए, ठीक है, तो सेम चीज आपने फिर से खाई, तो उसके लिए सेम बिल ही कटेगा। ऐसा नहीं है कि वो चीज आपको डबल रुपए में मिले। तो मतलब कहने का ये है कि जो करेंसी की जो वैल्यू है वो सेम रहती है। ठीक है, सेम करेंसी की वैल्यू सेम रहती है और इंटरचेंजेबल भी होती है, उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता। तो मनी इस तरीके से बहुत अच्छा रोल प्ले करता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो ये मैंने पूरा क्वेश्चन आपको समझाया और बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी। आई होप आप सबको बहुत समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि जो मनी है वो एक तरीके से पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है मीडियम ऑफ एक्सचेंज में, बट जो कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स था वो नेगेटिवली रोल प्ले कर रहा है। अगर आपको कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स के बारे में लिखने को आ जाए तो आप मैंने साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपको बताने की कोशिश की है, तो 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन तो आप बड़े आराम से इसी में से इसके ही कंपैरिजन में लिख सकते हो कि इस तरीके से होता है। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। 5 मार्क्स है, अच्छे से इसके पॉइंट्स को इलेबोरेट खींच कर लिख दोगे। ठीक है भाई, और बढ़िया सा लगने लग जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ले लिया है, डिफरेंशिएट पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, वो हमें यहाँ पर समझना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटिशन बहुत ज्यादा इसकी रहती है। ठीक है भाई, इस बार भी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़े आराम से आप 5 मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है, चलिए समझते हैं। पब्लिक सेक्टर
जनरली ओन्ड बाय गवर्नमेंट। तो पब्लिक सेक्टर जो होते हैं उन्हें गवर्नमेंट ओन करती है, यानी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ठीक है, गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर या तो किसी का इंडिविजुअल का हो सकता है या उसमें ग्रुप हो सकता है लोगों का, ठीक है, तो वो लोग इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर बात करें रिलायंस, रिलायंस भी बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है, ऐसे ही अदर टाटा वगैरह हैं, तो ये क्या है, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, ठीक है। पब्लिक सेक्टर के अंदर दूसरी बात करें तो सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट। जो पब्लिक सेक्टर्स होते हैं, जो पब्लिक सेक्टर्स होते हैं वो पब्लिक के लिए वर्क करते हैं, पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करते हैं ना, उनका सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होता, सेल्फ मोटिव नहीं होता उसके खुद के लिए पैसा कमाएं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इन्हें मैक्सिमाइज प्रॉफिट कमाना होता है। प्राइवेट सेक्टर में मैक्सिमाइज प्रॉफिट के लिए काम किया जाता है, ठीक है। जैसे 50 गाड़ियां बनाई, मान लीजिए कोई इंडस्ट्री, टाटा इंडस्ट्री, उन्होंने 50 गाड़ियां बनाई, तो वो तो उससे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहेंगी ना, ज्यादा से ज्यादा दाम पर बेचना चाहेंगी, ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट उसकी रखेंगी जिससे ज्यादा पैसा आएगा। तो यहाँ पर क्या है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, लोगों की भलाई करने का काम किया जाता है। तीसरा, कैन बी लेस एफिशिएंट। जो पब्लिक सेक्टर होते हैं वो थोड़े एफिशिएंट कम होते हैं ना, वहां पर रेगुलेशंस जो होती है वो कम देखने को मिलती है, एफिशिएंटली वर्क नहीं करते। बट जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वो एफिशिएंटली वर्क करते हैं और कॉस्ट इफेक्टिवनेस रहते हैं ना, क्योंकि पैसा भी तो अच्छा लेते हैं ना। लेकिन जो हम जनरली देखते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर्स जो होते हैं जहां पर हम तो वो क्या है, बड़े ही आपको गंदे संदे से, या फिर वहां पर रेगुलेशंस बहुत एफिशिएंट नहीं होता उतना, ठीक है। फोर्थ नंबर पर देखें, हाई जॉब सिक्योरिटी। पब्लिक सेक्टर में अगर हम बात करें तो जॉब सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हाई होती है ना। यहाँ पर अगर एक बार व्यक्ति सरकारी जॉब में लग गया है ना, तो अगर वो कोई गलत उसमें रहते हुए कुछ गलत ना करे तो उसको हटाया नहीं जाएगा, फिर उसका 30 साल 20 साल वो क्या है, परमानेंट हो गया, ऐसा मान लिया जाता है। बट यहाँ पर क्या है, प्राइवेट में क्या है कि आप मान लीजिए आज लगे और आपका नहीं पता कि आप 1 महीने 2 महीने कब तक टिकोगे, क्योंकि यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी बहुत कम होती है ना, लोअर जॉब सिक्योरिटी बट पोटेंशियली हाई सैलरी। लेकिन अगर किसी बंदे के अंदर, किसी इंसान के अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है, बहुत अच्छी स्किल्स हैं, तो वो उन स्किल्स की दम पर यहाँ पर पैसा अच्छा कमा सकता है, ये बात तो माननी पड़ेगी, ठीक है भाई। लेकिन यहाँ पर क्या है, पब्लिक सेक्टर में आप कितने भी टैलेंटेड बने रहे, कितने भी स्किल्ड बने रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस जॉब पर आप लगे हो, अपॉइंट किए गए हो, उसके लिए जितनी सैलरी गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है या फिक्स की गई है उतनी ही आपको मिलती रहेगी, आप कितने भी टैलेंटेड बने रहो। लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक बेनिफिट आपको देखने को मिलता है, ठीक है भाई। फिफ्थ पॉइंट, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, पेड लीव्स एंड पेंशन। पब्लिक सेक्टर में जो भी व्यक्ति काम करता है, जॉब करता है, तो उसमें क्या है, आपके जो वर्किंग आवर्स होते हैं फिक्स रहते हैं, आपको पेड लीव्स मिल जाती हैं और रिटायर होने का पेंशन की व्यवस्था भी होती है। बट प्राइवेट सेक्टर में हम अगर देखते हैं तो यहाँ पर कोई वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं होते, कोई भी पेड लीव्स आपको नहीं मिलती, अगर आप छुट्टी कर लेते हो तो आपके पैसे काट दिए जाते हैं, ठीक है। फिर आपको रिटायर होने पर कोई पेंशन भी नहीं दी जाती, ठीक है भाई। तो ये है दोनों में अंतर, पब्लिक और प्राइवेट में। पब्लिक जो है गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल कोई भी एक सिंगल पर्सन भी उसको चला सकता है, ठीक है। ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए यहाँ पर प्रॉफिट अर्न किया जाता है, ठीक है। ये लेस एफिशिएंट होते हैं, ये काफी ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हाई जॉब सिक्योरिटी होती है पब्लिक में, प्राइवेट में जॉब सिक्योरिटी बहुत कम है, लेकिन आपके अंदर स्किल्स हैं, टैलेंट है, तो बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। फिफ्थ वाले में फिक्स वर्किंग आवर्स होते हैं, यानी कि पब्लिक में फिक्स वर्किंग आवर्स है, पेड लीव आपको मिलती है और आपको पेंशन भी मिलती है, पर यहाँ पर ऐसी कोई सुविधा नहीं दी जाती है आपको, ठीक है भाई। तो ये है, आपने पब्लिक और प्राइवेट के बीच में डिफरेंस समझ लिया होगा, मुझे ऐसा लगता है। अब इसमें बारी आ गई है एक क्वेश्चन देने की गृह कार्य के रूप में, ठीक है, तो वो आप करेंगे। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप मेरे साथ में 15-15 20-20 मिनट की वीडियोस के साथ में आप अपनी प्रैक्टिस भी करते जा रहे होंगे, ठीक है। इन आंसर्स को अपनी कॉपी में इलेबोरेट करके लिखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। 15 मिनट 20 मिनट की डेली की प्रैक्टिस आपको 90+ करवा देगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, ठीक है। मेरी बात मान लो और प्रैक्टिस करते जाओ तो आपका भला हो जाएगा, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए आप जो होमवर्क वाला क्वेश्चन है उसको देखते हैं, ठीक है भाई। ये जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप लोग खुद से अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, खुद से अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, विच
इंडस्ट्री इज बेटर फॉर एम्प्लॉयमेंट, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज, डिस्क्राइब। ठीक है, कौन सी इंडस्ट्री ज्यादा अच्छी है एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए, ऑर्गेनाइज्ड वाली या फिर अनऑर्गेनाइज्ड वाली। ठीक है, वो आपको बताना है। ठीक है, उसमें, और ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आपको लिखना है। ठीक है, 3 पॉइंट देकर आपको बताना है, और क्वेश्चन जो है पॉइंट की फॉर्म में ही लिखना है। ठीक है भाई, और अगर आपको आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। बाकी मैं जो क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ वो अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तीनों क्वेश्चन मैं आपको वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट ठोक देना। ठीक है, और शेयर जरूर कर देना। ठीक है भाई, सब्सक्राइब तो करना ही करना है, वो तो भूलना ही नहीं है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।